हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। और रिकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते हैं। फिर ढेर सारे सवाल, डिफरेंट वैरायटी के सवाल करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। The voltage of an AC source varies with time according to the equation V equal to 50 sin 100 pi t cos 100 pi t, where t is in second, V is in volt. Then अब हमसे आंसर में पूछा है पीक वोल्टेज कितना होगा। चारों आंसर पीक वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो हमें दिया गया है V इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। अब आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वोल्टेज का, तो वो होता है आपका V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। पर यहाँ साइन भी है और क्या है, कॉस भी है। तो हमें इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, एंगल को डबल किया और 2 से डिवाइड किया। तो ये दिया हुआ है आपका 50 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, एंगल को क्या किया, डबल। तो 100 पाई टी का डबल कितना हो जाएगा, 200 पाई टी, और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड में बदल गया। तो V इक्वल टू आया 25 साइन 200 पाई टी। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। V इक्वल टू 25 साइन 200 पाई टी। ओके, अब इसको किससे कंपेयर करना है, V इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी से कंपेयर करना है। तो V नॉट आ गया आपका 25 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट है। हालांकि फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं, फिर भी हम निकाल लेते हैं। 2 पाई एफ हमें दिख रहा है किसके बराबर है, 200 पाई के बराबर है। तो ये कट गया, तो एफ कितना आ गया, 100। पूछा नहीं है, फिर भी निकालना आना चाहिए। तो इसका आंसर है 25 वोल्ट। 25 वोल्ट, ये रहा तीसरा आंसर। बिल्कुल सही आंसर हमें मिल गया, 25 वोल्ट। तो कुछ सिंपल सवाल था, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं ऐसे सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं थी, फिर भी हमने निकाल ली। अब देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। In a series LCR circuit, LCR circuit है, resistance is given 10 ohm and the impedance is 20 ohm. Then the phase difference between the current and voltage. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करिए, पावर फैक्टर का फॉर्मूला यूज करिए, जो कि होता है cos फाई, जिसको आप लिखते हैं R बाई जेड। R भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 10 ओम, जेड दिया हुआ है 20 ओम। तो ये हो गया 1/2। कॉस फाई हो गया आपका 1/2। तो फाई होगा आपका 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 60 डिग्री। बहुत सीधा सीधा सवाल था, तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर से भी हम फाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। इन एन एलआर सर्किट, देखिए सबसे पहली बात, कौन सा सर्किट दिया गया है, एलआर सर्किट। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट।
एन ई एम एफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज अप्लाइड टू द सर्किट। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज में यहाँ प्रॉब्लम है। ई एम एफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू द सर्किट, तो ये हमें थोड़ा यहाँ बदलना पड़ेगा, तो थोड़ा आप इसको करेक्शन कर लीजिए। देखिए, ये इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, अब इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ आई विल रीड दिस। हाँ, तो अब ये देखिए, इन एन एलआर सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट एंड ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू द सर्किट। तो सर्किट में लगाया गया ईएमएफ कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज, तो अब इसके चार आंसर है। तो सर्किट में दो कंसेप्ट दे दी कि एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर है, ईएमएफ की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर्किट में पावर का कंजप्शन कितना होगा, पहला आंसर ई नॉट स्क्वायर बाय आर, दूसरा आंसर ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, तीसरा आंसर ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4r, चौथा आंसर ई नॉट स्क्वायर अपॉन 8r। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है एक्सएल इक्वल टू आर, एक्सएल इक्वल टू आर, और एक वोल्टेज दिया गया है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों डिटेल्स की मदद से हमें सर्किट में पावर निकालनी है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि एक्सएल आर के बराबर है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर, तो जेड कितना हो जाएगा, √2r। अब पावर निकालने के लिए सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट के लिए हम यूज करेंगे E इक्वल टू आई जेड, E इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये जो E इक्वल टू आई जेड में E है RMS और I भी RMS है, क्योंकि पावर का कैलकुलेशन RMS से ही होगा। अब E की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, E RMS अब थोड़ा ठीक रहेगा, इक्वल टू I RMS इंटू जेड, जिससे डाउट नहीं होगा। अब E RMS क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो कि E RMS की वैल्यू जो होती है वो E नॉट बाय √2 होती है। तो ये हमने निकाल ली E नॉट बाय, क्योंकि पीक वोल्टेज तो मालूम है E नॉट, तो यहां से हमें I RMS मिल जाएगी। अच्छा, जेड कितना है, √2r। तो E नॉट अपॉन √2 इंटू √2 r इक्वल टू I RMS। तो E नॉट अपॉन 2r स्क्वायर इक्वल टू I RMS। तो जब भी E इक्वल टू आई जेड हम लिखते हैं तो E का मतलब होता है RMS वोल्टेज और I का मतलब होता है RMS करंट। अब हम सर्किट में पावर निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, I RMS का स्क्वायर इंटू R। अब कुछ नहीं करना, I RMS की वैल्यू रख देनी है, E नॉट अपॉन 2r स्क्वायर, E नॉट अपॉन 2r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2r स्क्वायर नहीं आएगा, एक छोटी सी यहाँ गलती हो गई है, एक मिनट पहले इसको सुधारते हैं। √2 इंटू √2, यस, ये आएगा 2r। तो E RMS हो गई E नॉट अपॉन 2r। ओके, अब पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I RMS हो गया E नॉट अपॉन 2r। तो अब हम यहाँ हमें उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा E नॉट स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू r। तो पावर कंजप्शन का फॉर्मूला आया E नॉट स्क्वायर अपॉन 4r। ये इसका करेक्ट आंसर है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर थी, एक्सएल इक्वल टू आर, तो यहाँ से जेड निकाल लिया, फिर E इक्वल टू आई जेड निकाला और I RMS करंट निकाल ली, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2r, और फिर पावर का फॉर्मूला लगा दिया I स्क्वायर R। तो इसकी वैल्यू मालूम थी, इसका स्क्वायर कर दिया, E नॉट स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, एक r से r क्या हो गया, कट गया। तो पावर का आंसर आ गया
ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4r, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4r। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार में इसको दूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एक्सएल आर के बराबर है और पीक वोल्टेज ई नॉट है, तो पावर कंजप्शन निकालो। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये इसको हम 5 स्टार देंगे। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको नोट किया जाए। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, लैंग्वेज देखिएगा, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट ईच। सभी पर वोल्टेज 10 वोल्ट है। अब लैंग्वेज आगे पढ़ते, इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब कैपेसिटेंस को हटा देते हैं। कैपेसिटेंस को एलसीआर सर्किट में 3 कंपोनेंट थे, एल था, सी था, आर था। अब सी को हटा दिया, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कैपेसिटर हटा दो। देन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी। 4 आंसर तो हम बना सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये हो गया आपका इंडक्टेंस एल, ये हो गया कैपेसिटर सी, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एलसीआर सर्किट। इस एलसीआर सर्किट में सभी पे वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। सभी पे वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। और सीरीज सर्किट में आप अच्छे से जानते हैं कि करंट क्या रहती है, सभी में करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो पॉइंट नंबर 1, VL क्या होगा? I XL। VL कितना दिया हुआ है? 10। I XL। VC क्या होगा? I XC। कितना दिया हुआ है? 10। I XC। VR क्या होगा? I R 10। 10 इक्वल टू IR। तो हम कह सकते हैं यहां से IXL इक्वल टू IXC इक्वल टू IR। I कट गया तो हमें पता चला XL इक्वल टू XC इक्वल टू R। तो अगर सभी पर वोल्टेज बराबर हो, अगर एक एलसीआर सर्किट में सभी कंपोनेंट पे अगर वोल्टेज बराबर हो, तो उसका मतलब होता है XL, XC और R तीनों बराबर हैं, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहती है? सेम रहती है। अब हमें वोल्टेज नहीं दिया गया, तो मान लेते हैं वोल्टेज कितना है? E। तो E स्क्वायर इक्वल टू होता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। सभी 10 हैं, 10 माइनस 10, 10 का स्क्वायर, तो E स्क्वायर क्या आ गया? 10 का स्क्वायर। तो ये पता चल गया कि E भी कितना है? 10 वोल्ट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से इस डेटा से निकालनी थी कि ये सभी क्या है? 10 वोल्ट के बराबर है। तो अब ये हमारा सर्किट बन गया। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे को नॉलेज है कि सप्लाई 10 वोल्ट की है, इस पे वोल्टेज 10 वोल्ट, इस पे वोल्टेज 10 वोल्ट, और XL, XC और R तीनों बराबर है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। कैपेसिटर को हटा दिया, ठीक है। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि कैपेसिटर हटा दिया, तो अब बचा क्या? सिर्फ L और R बचा, सिर्फ L और R बचा। सप्लाई तो हमें मालूम ही है कितने वोल्ट की है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, क्योंकि कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब देखिए, अब हमारे पास कितने कंपोनेंट बच जाएंगे? 2 कंपोनेंट बच जाएंगे। अब हमसे पूछा गया देन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी। तो ठीक है, अब इंडक्टर पे वोल्टेज मान लिया कितना है? VL। इस पे वोल्टेज कितना है? VR। ठीक है, इससे वोल्टेज कितना है? VR। अब हमें इंडक्टर पे वोल्टेज निकालना है, तो इंडक्टर पे वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, Z निकाल लेते हैं। Z स्क्वायर इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पर XL R के बराबर है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो Z स्क्वायर आ गया 2R स्क्वायर, तो Z आ गया √2R।
अब जेड भी पता चल गया। अब ई इक्वल टू आई जेड लगा दो तो करंट पता चल जाएगी। ई कितना है 10 वोल्ट, करंट नहीं मालूम √2R, तो करंट हो गई, अब सर्किट में करंट मालूम चल गई 10/√2R। अब हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे। हमें निकालना है VL। हमें क्या निकालना है? VL। I इंटू XL। अब I क्या है? 10/√2R है, और XL भी हम जानते हैं किसके बराबर है? R के बराबर है। R से R कट गया तो VL कितना आया? 10/√2 वोल्ट आया। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब हटा दिया। थोड़ा टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए? 10√2R। तो फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कि सभी पर वोल्टेज बराबर है, इसका मतलब XL XC और R बराबर है। सप्लाई भी 10 वोल्ट की है। उसके बाद ये पता लगा लिया। उसके बाद क्या करा हमने? उसके बाद हमने कैपेसिटर को हटा दिया तो सर्किट में L और R बच गए। तो इम्पिडेंस निकाली Z² इक्वल टू XL² प्लस R², पर XL किसके बराबर है? R के बराबर है। तो Z² इक्वल टू R² प्लस R², Z² इक्वल टू 2R², Z इक्वल टू √2R। फिर क्या करा? E इक्वल टू I Z रख दिया तो करंट निकाल ली। भाई वोल्टेज निकालना है तो करंट तो निकालनी पड़ेगी। अब VL क्या होगा? I इंटू XL। तो I लिख दिया 10/√2R, पर XL किसके बराबर है? R के बराबर है, रख दिया। तो आंसर कितना आ गया? 10√2 वोल्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे आप नोट करें। ओके, a coil has an inductance of 0.7 Henry and is joined in series with a resistance of 220 ohm. When an alternating EMF of 220 volt at 50 CPS is applied to it, then the wattless component of the current in the circuit. तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है। वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है? वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है? वो होता है I0 sin phi। तो अगर आपको वॉटलेस कंपोनेंट निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा फाई। फाई का मतलब फेज डिफरेंस, और आपको निकालनी पड़ेगी सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अब क्वेश्चन को कहां से शुरू करें? सबसे पहले तो हम फाई निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये LR सर्किट का क्वेश्चन है। LR सर्किट है तो LR सर्किट में आप जानते हैं 10 फाई कैसे निकाला जाता है? XL/R। XL क्या होता है? L इंटू ओमेगा बाय R। तो अब ये फाई निकालना तो बहुत जरूरी है। इंडक्टेंस 0.7 ओमेगा 2 पाई F। फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 50 साइकिल पर सेकंड। तो ये 50 और रेजिस्टेंस दिया गया है 220। अब हमें यहाँ इसको 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 0.7 इंटू 2। 0.7 को अब हम लिख देते हैं 7/10। 7/10, और ये हो गया 2। पाई को लिखा 22/7। नीचे ऑलरेडी 22 है, ऊपर 5 है। तो देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको स्टेप में कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए 0.7 इंटू 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1.4। अब ठीक है, पाई और ये 5 और ये 22। 1.4 इंटू 5 7 पाई अपॉन 22। और अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पाई को लिखा 22/7 अपॉन 22। 7 से 7 कट गया तो ये 22/22। 22 से 22 कट गया 1। तो 10 फाई कितना आया? 1 आया। तो फाई की वैल्यू तो पता चल गई, कितने डिग्री है? 45 डिग्री।
तो वाटलेस कंपोनेंट का पहला काम तो पूरा हो गया भाई, फाई पता चल गया। अब करंट निकालने के लिए हमें इम्पीडेंस निकालनी पड़ेगी। करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इम्पीडेंस निकालनी पड़ेगी। तो इम्पीडेंस होती है आपकी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई पहले एक्सएल निकाल लेते हैं, एल इंटू ओमेगा, एल इंटू 2 पाई एफ, है ना। तो एल और इंटू 100 पाई, पाई हो गया 22/7। अब इंडक्टेंस की वैल्यू रख दी 0.7, 100 22/7, ये 10 बार कट गया और इसने इसको 10 बार काट दिया, तो ये आ गया 220 ओम। और इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक्सएल और आर क्या है, बराबर है। तो अब इम्पीडेंस निकालना आसान हो गया, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, जेड इक्वल टू √2r, और आर तो दिया हुआ है 220 √2 ओम। तो ये आपका जेड आ गया। तो इस तरह से आपने जेड को निकाल लिया। अब करंट निकालने की बारी आ रही है, तो करंट होगी E इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आई नॉट जेड, ई नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड 220, और जेड है 220 √2, 220 से 220 कैंसिल, तो करंट हो गई 1/√2। अब वॉटलेस कंपोनेंट होता है आई नॉट इंटू साइन पाई, आई नॉट आ गया 1/√2, यह आ गया साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 इंटू 1/2, तो वॉटलेस करंट होगी 0.5 एम्पियर। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 0.5 एम्पियर। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाहिए। अब देखिए वहां तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह नहीं सकते कि इस बार पेपर कैसा आएगा, तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो करनी है। फिर से एक बार समझा देते हैं, वॉटलेस करंट निकालनी है, आई नॉट साइन फाई, तो फाई निकालना पड़ेगा। तो फाई के लिए हमने यूज कर लिया एक्सएल अपॉन आर, तो ये हमारा tan phi 1 आया, तो 545 डिग्री आ गया। उसके बाद इम्पीडेंस निकाली, इम्पीडेंस निकालने के लिए एक्सएल निकालना जरूरी था, तो पता चला एक्सएल 220 ओम आया, आर भी 220 ओम है, इसलिए एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो ये जेड निकाल लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया, ई नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड, तो ये आ गया आपका आंसर 0.5 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ओके, a 0.121 Henry inductor and 12 ohm resistance are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage. तो देखिए फेज एंगल निकालने के लिए फेज एंगल का फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी एक्सएल से। तो एक्सएल होगा एल इंटू ओमेगा, एल दिया हुआ है 0.21 हेनरी, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई, और एफ और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, तो ये हो गया 21/100, पाई हो गया 22/7, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई 50। तो देखिए 50 इंटू 2 100 इंटू 100, ये कट गया, तो एक्सएल आ गया आपका 21 इंटू 22/7। अब इसको काट दीजिए 3 बार, कितनी बार, 3 बार, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 66 ओम। तो ये आपने एक्सएल कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत सफाई से किया है, 0.21 को लिख दिया 21/100, 2 पाई एफ, पाई 22/7, 50 50 इंटू 2, 100 100 से 100 कैंसिल, और उसके बाद
21 इंटू 22/7 बचा, तो 3 बार काट दिया तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 66 ओम। तो अब 10 फाई तो हो गया, आसानी से आ गया 66, और रेजिस्टेंस है हमारा 12 ओम का। 2 से काट दीजिए, 33, 3 से काटिए, तो 10 फाई आ गया 11/2, तो फाई होगा 10 इनवर्स 11/2। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें निकालनी है इम्पीडेंस, क्योंकि बिना इम्पीडेंस के करंट हम नहीं निकाल सकते। Z² इक्वल टू XL² प्लस R², तो ये है 66 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, 66 इंटू 66, 36, 6, 396, 396, 6, और ये आ गया 15, 1, 3, 4, 3, 5, 6, तो ये हो गया 4, 3, 5, 6, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब 4, 3, 5, 6 में 144 को हमें ऐड करना है, ऐड कर दिया 10, 5, तो ये मिला हमें 4500। Z² कितना मिल गया 4500। Z² इज इक्वल टू 4500, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 100। अब रूट ले लीजिए, 3 √5, 10, तो इम्पीडेंस आ गई 30√5, 30√5 ओम। अब करंट निकाल सकते हैं E इक्वल टू IZ से, 220 वोल्ट की सप्लाई है और ये दिया हुआ है 30√5, तो करंट आ गई आपकी 220/30√5। तो आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22/3√5। इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो बिना इम्पीडेंस के आप कभी भी नहीं निकाल सकते करंट, इसका ध्यान रखें। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, LR सर्किट पर बेस है, इसको नोट करिए। इन द सर्किट शोन, एक सर्किट दिखाया गया RL सर्किट। कहा गया अ 30 वोल्ट DC सोर्स गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एज रिकॉर्डेड इन द एमीटर A। अगर इसे 30 वोल्ट के DC सोर्स से जोड़ा जाता है तो एमीटर में करंट कितनी पाई जाती है, 2 एम्पियर। और फिर आगे लिखा गया एंड 30 वोल्ट AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिव्स अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये RL सर्किट पर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले RL सर्किट को हमने एक DC से जोड़ा, R, और ये हो गया हमारा L, 30 वोल्ट की DC से हमने इसे जोड़ दिया। और हमें कहा गया कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है, 2 एम्पियर की। ठीक है भाई। तो DC सोर्स के लिए हमेशा ध्यान रखो XL क्या होता है, 0, और Z किसके बराबर होता है, R के बराबर। अब फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल टू IZ, ये दिया हुआ है E 30 वोल्ट, करंट भी दी गई है 2, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम है, ये हमें पता चल गया। अब इसी RL सर्किट को हमने 30 वोल्ट की AC से जोड़ दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 100 हर्ट्ज। तो पता चला कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1.2 एम्पियर। हमेशा याद रखिए DC सर्किट में से जोड़ा जाएगा तो एक्सल 0 होता है, तब Z हमेशा किसके बराबर होता है, R होता है। अब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है। ठीक है। अब फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, E इक्वल टू IZ। ध्यान दीजिए, E कितना है, 30 वोल्ट, करंट कितनी है, 1.2, तो अब Z आ जाएगा 30/1.2।
300 अपॉन 12, 3 से काट दो तो ये 100, 100 अपॉन 4, तो जेड आ गया 25 ओम। जेड कितना आ गया? 25 ओम आ गया। तो ये 1 मिनट के अंदर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 25 ओम आ गई। उसके बाद हम जानते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर, आर हम निकाल चुके हैं 15 का स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करें 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर, लगा दें ए प्लस बी 25 प्लस 15 इंटू ए माइनस बी 25 माइनस 15 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 एक्सएल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। तो रूट लेने पर कितना आएगा? 20। तो एक्सएल की वैल्यू कितने ओम आएगी? 20 ओम आएगी। रियल गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्सएल की वैल्यू कितने ओम आएगी? 20 ओम आएगी। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। कौन सा आंसर है? ये रहा हमारा सेकंड आंसर। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए कोई भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत भी नहीं गई, ना किसी तरह का रूट में प्रॉब्लम गया, ना किसी तरह की कोई दिक्कत गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। एलसीआर सीरीज सर्किट पर आधारित सवाल है, बेस क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए। इन द सीरीज एलसीआर सर्किट फिगर द वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग आर। तो हमें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग बतानी है। तो भाई देखिए एमीटर की रीडिंग तो क्या होगी? करंट की रीडिंग होगी। अब क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहला वैल्यू दी गई है रेजिस्टेंस की, कितने ओम दिया गया है? 50 ओम दिया गया है। उसके बाद इंडक्टर पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 400 वोल्ट। उसी तरह कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। और सप्लाई वोल्टेज भी दिया गया है, कितना है? 100 वोल्ट। ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सीरीज एलसीआर सर्किट का, उसको देखिए। ई स्क्वायर इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें वी सी तो ई तो दिया हुआ है 100 स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 400, और ये भी दिया हुआ है 400, और तो 100 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, बराबर वी आर का स्क्वायर। तो वी आर आ गया 100। इसका मतलब रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितने वोल्ट है? रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट है। रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो आ जाएगी 100 वोल्ट। तो आप देखें 3 आंसर में रीडिंग 100 वोल्ट दी गई, एक में 300, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचे 3 आंसर। अब हमें निकालनी है करंट। अब हमें निकालनी है करंट, वो भी निकल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अप्रोच कैसे यूज करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में, ये मैं आपको अब सिखाता हूँ। तो VL क्या दिया हुआ है? VC के बराबर दिया हुआ है। तो दोनों साइड क्या करो, I को मल्टीप्लाई कर दो। और एक मिनट, मल्टीप्लाई नहीं करो। अब VL क्या दिया हुआ है? VC। तो VL होता क्या है? IXL, और ये होता है IXC। तो I कट जाएगा। तो इससे पता चला कि XL और XC क्या है? बराबर है। अब Z का फॉर्मूला यूज करो, Z स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये क्या आ जाएगा? इसको भी हम लिख सकते हैं XL, और R दिया हुआ है 50 का स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 50 का स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर
तो जेड आ गया 50 ओम। जेड आ गया 50 ओम। और अब देखो बहुत आसानी से हम इस सवाल को यहां पर करेंगे। हम यूज करेंगे E इक्वल टू आई इंटू जेड। ई देखो कितना है, 100 वोल्ट है, करंट निकालनी है, और जेड आ गया कितना, 50। तो यहां से करंट कितनी आएगी, 100/50, मतलब 2 एम्पियर। तो कितने एम्पियर करंट पास होगी एमीटर से, 2 एम्पियर। देखिए सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आंसर है 100 वोल्ट 2 एम्पियर, 100 वोल्ट 2 एम्पियर। और गलती से आप देखिए यहाँ पर 2 आंसर में लिखा हुआ है, तो नहीं, ये तो आंसर नहीं, ये 1000 है। तो करेक्ट आंसर है पहला, करेक्ट आंसर है पहला, 100 वोल्ट 2 एम्पियर। अब जल्दबाजी में क्या होता है, आप 1000 को 100 पढ़ लोगे, 100 को 1000 पढ़ लोगे, ये सब चीजें होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेट ऑफ रेजोनेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखो, जब इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर, जब इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर वोल्टेज बराबर होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब एक ही होता है कि एक्सएल और एक्सी बराबर है, और जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इसको ऑब्जेक्टिवली हम बहुत स्पीड से क्या है कर सकते हैं। जेड आर के बराबर होगा। और एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, थोड़ा नॉलेज वाली बात है। देखिए एक्सएल अगर एक्सी के बराबर है, दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई एक्सएल किसके बराबर होगा, आई एक्सी के बराबर होगा। तो वीएल किसके बराबर हो गया, वीसी के बराबर हो गया। और एक्सएल इक्वल टू एक्सी होने के कारण जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बराबर है, कट जाएंगे, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। अच्छा, जेड इक्वल टू आर आ जाएगा। अब देखिए जेड इक्वल टू आर से भी एक कमाल हो सकता है, दोनों साइड आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आई जेड इक्वल टू आई आर। तो आई जेड क्या होता है, ई इक्वल टू वी आर। जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना ही रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा, जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना ही रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा, जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना ही रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा। तो देखिए इसको एक लाइन में हम कहते हैं, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर है, तो ये सप्लाई वोल्टेज कितना है, यहां पर देखिए अब सप्लाई वोल्टेज कितना है, ई। तो ई इक्वल टू वी आर, ये कितना है, 100 वोल्ट, तो इसकी रीडिंग में कितनी होगी, 100 वोल्ट होगी। तो 1 मिनट में करने की तरीके आपको ढूंढने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। A 220 volt 50 hertz AC generator is connected to an inductor and 50 ohm resistance in series. The current in the circuit is 1 ampere. The potential difference across inductor is. अब सर्किट बनाते हैं, ये आर रेजिस्टेंस और ये जोड़ दिया हमने इंडक्टेंस, और सप्लाई वोल्टेज दी गई है, सप्लाई वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और सर्किट में करंट भी दी गई है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट है, और आर की वैल्यू भी दी गई है 50 ओम। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे E इक्वल टू आई जेड, 220 करंट 1, तो जेड आ गया 220 ओम। ये पहली स्टेप हो गई, कितने ओम आ गया, 220 ओम। उसके बाद
जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये है 220 का स्क्वायर, एक्सएल निकालेंगे और ये है 50 का स्क्वायर। क्योंकि बिना एक्सएल के हम वीएल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए निकालेंगे। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, 220 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर, 220 प्लस 50 इंटू 220 माइनस 50 इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। ये हो गया 270 इंटू ये हो गया 170 इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। तो देखिए काफ़ी हद तक सिंपल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 27 इंटू 17 इंटू 100। 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 100 इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे 3, 10 का स्क्वायर 10, 3 इंटू 7, रूट में बचेगा 51। तो ये आ जाएगा 30√51। अब देखेंगे बाद में कि √51 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्सएल आपने कैलकुलेट कर लिया। तो वीएल क्या होगा? वीएल क्या होगा? आई एक्सएल, इंडक्टर पे वोल्टेज, करंट है 1 और ये है 30√51। तो आपका इंडक्टर पे वोल्टेज आ जाएगा 30 इंटू √51। 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो अब √51 को लगभग अंदाजे से आप लिख सकते हैं 7.1। तो VL विल बी 3 इंटू 71, VL विल बी 3213। तो 213 के आसपास ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसे रूट से आप घबराइए, कभी भी ऐसे रूट्स वगैरह से घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसी तरह की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 7.1 के आसपास होगा √51, क्योंकि √49 होता है 7.1 थिंग। तो ये 213 के आसपास आपका आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, आप इसे नोट कर लें। In an AC circuit, the potential difference across an inductance and resistance joined in series are respectively 16 volt and 20 volt. The total potential difference across the circuit. बहुत बड़ा सीधा सीधा सवाल है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, E स्क्वायर इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो E स्क्वायर ये हो गया 256, ये हो गया 400, तो E स्क्वायर हो गया 656, तो E हो गया √656। अब देखिए √625 कितना होता है? 25। तो ये कुछ 25 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहीं से हम अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो रूट का एक टेक्निक आपको मैं बताना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन से आप रूट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वही तरीका होता है और 25 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस आंसर को निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये आप नोट कर लें। इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A circuit operating at 360/2 pi hertz contains a capacitor, 1 microfarad and 20 ohm resistor. The inductor must be added in series
to make the phase angle for the circuit is 0। ये और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक सर्किट जिसमें कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, उसमें कितना हम इंडक्टर, कितनी वैल्यू का इंडक्टर जोड़ दें जिससे कि फेज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट 0 हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। जब फेज एंगल जिसे हम कहते हैं फाई 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये कहलाएगा स्टेट ऑफ रेजोनेंस। स्टेट ऑफ रेजोनेंस। जब फेज एंगल 0 होता है तो उसे हम अनुनाद या रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट इसमें आ गया। और स्टेट ऑफ रेजोनेंस हो गई तो हम बोलेंगे एक्सएल और एक्सी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। एक्सएल और एक्सी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, लैंग्वेज मस्ट बी एडेड, कितना इंडक्टर हम जोड़ दें सीरीज में जिससे फेज एंगल 0 हो जाए, मतलब पावर फैक्टर 1 हो जाए, मतलब रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो ये होगा एल ओमेगा, ये होगा 1/c ओमेगा। इंडक्टर निकालना है तो हम इसको लिख देंगे। इंडक्टर को हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 1/c ओमेगा स्क्वायर। अब C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 360/2 पाई। तो देखिए, सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है। 360/2 पाई, 360/2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 360। और कैपेसिटर कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैराड। अब ये कैलकुलेशन इसका बहुत मजबूत आपको करना पड़ेगा। तो इंडक्टर होगा आपका 1 माइक्रोफैराड, 1 × 10⁻⁻6 इंटू 360 बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 360 इंटू 360। इससे इसको ऐसा लिखो 100 × 10⁻⁴, तो 360 इंटू 360, 0 से 0, 0 से 0 काट दो, तो अब बचा 10⁻⁴/36। इससे भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं तो सॉल्व करेंगे। 10⁻36 इंटू 36, तो देखिए इसको लिखा 100 × 100, 100 × 100। 10⁴ को लिख सकते हैं 100 × 100। गिन लो, 1 2 3 4। अब 4 से काट दो 9 बार, ये हो गया 25। 4 से काट दो 9, ये हो गया 25। तो इंडक्टेंस आ जाएगी 625/81। अब 625 को आप क्या करो? 81 से डिवाइड कर लो। सात बार जाएगा। 7 7 8 जा 56। 15 में 7 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 58। अब पॉइंट में आएगा आपका आंसर। तो अब 7 बार फिर डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। 3 7 में 6 गया 1,
13, तो 7.7 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। 7.7 हेनरी इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितना है। देखिए ये रहा आपका आंसर। तो बहुत बढ़िया सवाल है। और जैसे अब किसी ने बोला अरे बाप रे ये ओमेगा स्क्वायर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये सीखो। इन चीजों को आपको क्या करना चाहिए, इन चीजों को आपको सीखना चाहिए कि कैसे करा जाता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो बहुत बढ़िया सवाल था। 7.7, तो बिल्कुल आंसर भी हमें मिल गया उसका एक्यूरेटली। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। बहुत अच्छा सवाल है। इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, तो अगर आपको रेजोनेंट सर्किट नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्ट एंड आर इक्वल टू 1000 ओम with C equal to 2 microfarad. The resonant frequency omega is 200 रेडियन पर सेकंड, ये भी दे दी। तो पूछा एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस L कितना होगा। पहला आंसर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, दूसरा 40 वोल्ट, तीसरा 250 वोल्ट, चौथा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है, वोल्टेज अक्रॉस L। तो आपको दो चीजें चाहिए। अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस L निकालना है तो आपको I भी मालूम होना चाहिए, XL भी मालूम होना चाहिए। तो अब हम इस नॉलेज का यूज करेंगे कि एट रेजोनेंस Z किसके बराबर होता है, R दिया हुआ है 1 किलो, तो Z आ गया। दूसरा पॉइंट, वोल्टेज सप्लाई VR के बराबर होती है। वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट, तो E आ गया 100 वोल्ट। तो करंट E इक्वल टू IZ, 100 इक्वल टू I इंटू 1000। अगर आपको ये कंडीशन मालूम है तभी ये सवाल आप कर सकते हैं। 100/1000, तो ये करंट आपने निकाल ली। अब अगला पॉइंट ये है कि रेजोनेंस पे XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। तो XC क्या होता है, 1/C ओमेगा। तो 2 माइक्रोफैराड दिया गया है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यस, 2 माइक्रोफैराड दिया गया है। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 200। तो 2 माइक्रोफैराड को आपने बदला फैराड में और ये दिया हुआ है 200। तो XL इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और ये 2 जीरो इधर आ गए, तो ये हो गया XL इक्वल टू 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो XL इक्वल टू 10 टू द पावर 4/4। तो अब आपको I भी मालूम है और XL भी मालूम है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम निकाल सकते हैं। तो VL इक्वल टू IXL, I मालूम है 1/10 और XL की वैल्यू भी मालूम है 10 टू द पावर 4/4, 10 टू द पावर 4/4। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। 10 टू द पावर 3 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 250 आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस L इज 250 वोल्ट। तो L पर वोल्टेज कितना होगा, 250 वोल्ट। तो ये हमें रेजोनेंस की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था और हम इसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट करें। ओके, इसे आपने नोट कर लिया। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी। In order to impart maximum power at 50 Hz, it should be connected to a capacitance of। तो देखिए मोटर में जो एक कॉइल होती है उसका इंडक्टेंस कितना है, 10 ओम।
पर हर वायर का रेजिस्टेंस भी रहता है। तो मोटर का मतलब इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ होता है। तो मोटर हो गई LR और उसके साथ जोड़ रहा है कैपेसिटेंस, तो ये हो गया LCR सर्किट। और LCR सर्किट में पावर कब मैक्सिमम होती है? जब रेजोनेंस होता है। तो XC इक्वल टू XL कंडीशन आ गई। अब 1/C ओमेगा इक्वल टू L ओमेगा, तो C उधर चला गया, तो L ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू C। तो कैपेसिटेंस क्या होगी? L ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को लिख दिया 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, L 10 4 पाई स्क्वायर को 10 लीजिए और ये 50 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 400 और ये हो गया 50 का स्क्वायर 2500। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 25 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4, 4 इंटू 25 100 इंटू 10 टू द पावर 4। तो नीचे हो गया 10 टू द पावर 6, तो ऊपर हो गया 10 टू द पावर -6 फैराड। तो बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कैपेसिटर कितना कनेक्ट करना पड़ेगा 10 टू द पावर -6 फैराड का? तो ये रहा हमारा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको, XL इक्वल टू XC। फिर कैलकुलेशन करना था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। A series RLC circuit, R 10 ohm, XL 20 ohm, XC 20 ohm. Circuit is supplied by V equal to 10 sin omega t volt. Then power dissipation in the circuit. तो देखिए, सबसे पहले XL और XC बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रेजोनेंस की कंडीशन लग गई। रेजोनेंस की कंडीशन लग गई। रेजोनेंस की कंडीशन में Z किसके बराबर होता है? R के बराबर। R दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 10, तो Z भी किसके बराबर हो जाएगा? 10 ओम। अब वोल्टेज के इक्वेशन को देखो, V इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, तो E नॉट की वैल्यू आ गई 10। E नॉट की वैल्यू आ गई 10। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? E नॉट इक्वल टू I नॉट Z लगा देंगे। E नॉट की वैल्यू कितनी है? 10, और Z की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो पीक करंट आ गई, कितनी आ गई? 1। तो IRMS इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। तो RMS करंट कितनी आ गई? 1 बाय रूट 2 एम्पियर। क्योंकि जब भी पावर निकालेंगे तो सिर्फ RMS करंट का ही यूज करना है। तो पावर होगी IRMS का स्क्वायर इंटू R, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर इंटू R, दैट इज 10, 1 बाय 2 इंटू 10। तो पावर आपकी खर्च होगी, पावर खर्च होगी 5 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आना चाहिए? 5 वाट आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कहा नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि रेजोनेंस हुआ है, पर आपको समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस हुआ है। अब अगले सवाल की तरफ देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहिए। क्वेश्चन में एक करेक्शन है, हम आपको करके बता देते हैं। इसको आप पढ़िए 100 माइक्रोफैराड, ये मिली नहीं है। एंड a resistance of 100 ohm is connected in series with AC supply of 220 volt 50 hertz. The current leads the voltage by। तो जैसा कि हम जानते हैं कि RC सर्किट में करंट आगे रहती है और वोल्टेज पीछे रहता है, इसलिए याद रखो EMF between the phase difference between EMF and current is always negative।
तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा, 10 पाई माइनस पाई इक्वल टू माइनस एक्स ई बाय आर। ये माइनस 10 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स ई बाय आर। तो कुल मिला के ऐसा ही है, 10 पाई इक्वल टू एक्स ई बाय आर। अब एक्स ई को आप क्या लिख सकते हैं, 1/c ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी 10 टू द पावर 100 माइक्रोफेराड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ओमेगा 2 पाई एफ मतलब 50, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 100। तो ये हो गया 10 पाई इक्वल टू आपका हो गया 10 की पावर -2 इंटू 2 पाई इंटू 50। तो ये हो गया आपका 10 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -2, 50 इंटू 2 100 पाई, तो ये कट जाएगा, तो 10 पाई आ जाएगा 1/पाई, तो पाई आ जाएगा 10 इनवर्स 1/पाई। तो इसका जो आंसर होगा 10 इनवर्स 1/पाई होगा। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। तो ये करेक्शन कर लीजिए, 100 माइक्रोफेराड नहीं होगा, 100 माइक्रोफेराड नहीं होगा। अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं, तो इसको आप नोट करें, आरएल सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन है। An inductance of 0.4 Henry and resistance of 100 ohm are connected to AC voltage source of 220 volt and 50 hertz. Then find out the phase difference between voltage and current in the circuit. तो इजी क्वेश्चन है, तो फेज डिफरेंस होगा 10 पाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। इसको हम लिख सकते हैं एल ओमेगा अपॉन आर। इंडक्टेंस दी गई है 0.4 और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल इंटू 2 पाई एफ अपॉन आर। इंडक्टेंस दी गई है 0.4 इंटू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 100 ओम। 100 ओम, तो देखिए 50 इंटू 200, ये कट गया, तो 0.4 पाई, 4 पाई बाय 10, 2 से काट दीजिए, 2 पाई बाय 5, तो 10 पाई हो जाएगा, 0.4 पाई, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई बाय 5। सो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। सीधा सीधा सवाल था, तो 2 पाई बाय 5 भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, उसको और मजबूत करिए और ये पता लगाइए कि कहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को सुधारिए, फॉर्मूले पे पकड़ बनाइए, और फिर मिलेंगे रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में। मुलाकातें जारी रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।